वगैरह की बात हो गई। आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें एक आदमी है जो किसी तो जन सुनवाई में जाके गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी अपने लवर के साथ भाग गई है और बच्चे बेचारे, दो उसकी बच्चियां हैं, वो तड़प रही हैं, रो रही हैं। तो अब मैंने लिखा उस आर्टिकल को शेयर करते हुए कि हमारा कोर्ट बोलता है कि एक पुरुष का कानूनी और मौलिक और मॉरल हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पत्नी और अपने बच्चों का देखभाल करना, मेंटेनेंस देना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जरा बताएगा कोई? कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को भी छोड़ के जा सकती है, वो अपने पति को भी छोड़ के जा सकती है, उसको कोई कंपेल भी नहीं कर सकता वापस आने को, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि इनको जिनको तुमने जन्म दिया है उनको तुम मेंटेन करो, नहीं, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो आप सारा का सारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही जेंडर पे डालोगे, दूसरा जेंडर तो दंड होएगा ही होएगा। फिर हैरानी क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी बताइए कि जैसे किसी लड़की ने अगर कोई झूठा केस किया अपने पति पर और बाद में साबित हो गया कि झूठा है, कानूनी तौर पर देखें तो कई सेक्शन है, 211 है, 182 है, 120 है, लेकिन क्या अदालत बाद में इंश्योर करती है इस चीज को कि इस महिला ने झूठा आरोप लगाया, इस आदमी की जिंदगी खराब की, इसकी सामाजिक छवि खराब की, अब इस पर भी केस चलना चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत कम केस या ना के बराबर ऐसा देखा है कि बाद में अदालत ने उस महिला को सजा दी हो जिसने झूठ बोला है। मेरे को ये काम करते हुए 13 साल हो गए नीरज जी। 498 के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। मैं इनफैक्ट अभी एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल की डिबेट पे थी जिसमें एक वकील आए हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए कानून जो है ये है वो है, जेंडर न्यूट्रल है, ये सब है, मिसयूज होता है, हर कानून का होता है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, और क्रिमिनल लॉयर हैं। मैंने कहा 40 साल हो गए हैं इस कानून को आए हुए, 4 औरतों का पता है आपको जिनको 498A का मिसयूज करने के लिए पनिशमेंट मिली हो? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं बोल पाए, वो कोई शब्द नहीं थे उनके पास। वो बोल रहे नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं है कोई। मैंने जैसे झूठे रेप केसेस में तो अब फिर भी हम लोग देखने लग गए हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कानून, कुछ अदालतें हैं, कुछ जज हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इसको एड्रेस करने की कोशिश की और महिला के खिलाफ भी कार्यवाही करने का ऑर्डर दिया है। या कुछ ऐसे केसेस इक्का दुक्का भी आए हैं जहां पे किसी महिला को 4 साल की सजा हो गई, 6 साल की सजा हो गई झूठा रेप केस करने के लिए। बट 498A के झूठा केस करने के लिए किसी महिला को सजा मिली हो, मैं ऐसा एक भी केस नहीं जानती, एक भी केस नहीं जानती। हाँ, अगर पति और उसके परिवार ने सुसाइड कर लिया हो, इसका मतलब ये कि कानून ही ऐसी महिलाओं को फ्री रन दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम डरो मत, अगर तुम झूठी भी साबित हो गई तो हम तुम्हें जेल नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए धड़ल्ले से जो करना करो। इससे तो ये लग रहा है ना कि कानून ही चाहता कि हाँ भैया हो, जज भी ये चाह रहे हैं और वकील भी ये चाह रहे हैं। कैसा को हैरानी की बात बताती हूँ कि परसों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें ऐसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ने महिला ने अपने देवर के ऊपर या जेठ के ऊपर झूठा गैंग रेप का केस लगाया है। देवर पर? हाँ, गैंग रेप का झूठा। आप समझेंगे गैंग रेप क्या होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है गैंग रेप शब्द सुन के। किसी महिला के साथ अगर गैंग रेप हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस महिला के साथ क्या बीतती है। और यहाँ पे इस महिला ने झूठा गैंगरेप का एलिगेशन लगाया क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो केस क्वॉश कर दिया कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे। अरे कॉम्प्रोमाइज आप गैंगरेप का केस में कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस कंट्री में कि आप मैट्रिमोनियल कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, महिला ने कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है तो ये केस तो आगे चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्वॉश कर देते हैं। पहले आप महिला से पूछिए कि तुम इतने गंभीर मामले में समझौता कैसे कर रही हो। अरे भैया, आप उसको 6 महीने की सजा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। क्या गैंगरेप ऐसे ही बोल सकती है कोई महिला? मतलब महिलाएं कुछ भी बोल सकती हैं, कितना भी झूठ बोल सकती हैं, और उसके बाद आप ये बोले। अब देखिए, किसी पिता के ऊपर झूठा पॉक्सो का केस लगा देना, वो महिला बोल रही है कि मुझे लीगल एडवाइस दी गई, इसका मतलब उसके दिमाग में रत्ती भर भी ये कॉग्निजेंस नहीं है कि शायद मुझे भी सजा हो जाएगी कल कि मैं झूठ बोल रही हूं। नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप बिल्कुल बोल रहे हैं कानून जो है फ्री रन देता है, बट दिस इज सेटिंग अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी। दिस इज ब्रेकिंग द सोसाइटी एंड आई एम सॉरी टू से दैट आवर कोर्ट्स आर इन कल्यूजन विद दिस ब्रेकडाउन।
बिल्कुल। और आप एक किस्से का और जिक्र कर रही थी, एक महिला का जिसने अलग अलग शहरों में कई मर्दों पर रेप के केस दर्ज करवाए। वो क्या कहानी थी? और उसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि जब अगर एक ही महिला ये कहती कि 8 लोगों ने मेरे साथ रेप किया, तो एक पॉइंट पर आकर कहीं जज ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो क्या किस्सा था वो बताइए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि क्या कुछ समाज में चल रहा है और कैसे वो खुद को बचा सकते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक पूरी बनाई है, इंडिया सन्स, जो कि झूठे रेप केसेस के ऊपर है। मेरी पहली फिल्म थी 498 मिसयूज के ऊपर, जिसका नाम मार्टर्स ऑफ मैरिज है। बट मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाने के दौरान नीरज जी, 2012 में जैसे मेरी शुरुआत हुई, 2012 में निर्भया हुआ था, ठीक है, और 2013 में पूरा का पूरा रेप लॉज का ओवरहॉल हो गया था। तो हालांकि 4 साल 2012 से 2016 में बना मार्टर्स ऑफ मैरिज रही थी 498 के मिसयूज पर, लेकिन ज्यादा जो केसेस हमारे पास आने लगे वो झूठे रेप केसेस आने लगे। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया अब ये 376 जो है या रेप का कानून जो है, ये सेम 498 के ट्रैक पे है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी वो झूठे रेप केसेस पे बनाऊंगी, और उसके बाद इंडिया सन्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे केसेस ऑन ग्राउंड जाके कवर करती हूँ, जागर करती हूँ, रोहतक सिस्टर्स वाला मैंने केस किया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। तो बहुत सारे लोग मेरे को अप्रोच करते हैं मदद के लिए। 2021 से मेरे पास एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ केसेस आने लग गए, जहां पे एक ही लड़की ने अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, 2 महीने के गैप में, 6 महीने के गैप में, 1 साल के गैप में। और ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं उसमें सब लड़कों को बोलती हैं, मतलब एलिगेशन क्या लगाते हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप किया। तो 1 से शादी का झांसा ले लिया, 2 से शादी का झांसा ले लिया, 3 से ले लिया, 4 से ले लिया, 5 से ले लिया, 6 से ले लिया। आप जहां से मिशन पे निकली हुई ली जा रही हैं और आपकी एफआईआर भी दर्ज हो रही है, और वो बंदा जेल भी जा रहा है। आप मानेंगे, गुड़गांव में हमने एक लड़की को अरेस्ट कराया था, उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 थानों में 9 बलात्कार के मुकदमे करे थे, सबके ऊपर ये बोलते हुए कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दे दिया। अब थोड़ा हंसी आएगी आपको ये सुन के, लेकिन सोचिए उन परिवारों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन एक समय पे गुड़गांव की भोंडसी जेल में 4 लड़के साथ में थे एक ही लड़की के द्वारा बलात्कार के केस में। माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। ऐसे में अगर एक ही लड़की, आप कह रहे हैं कि 9 लड़कों पर केस करती है, तो किसी पॉइंट पर पुलिस उससे नहीं पूछती कुछ है भी कि नहीं, ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो सिस्टम मिला हुआ है। बिल्कुल। ये तो आपने नहीं पूछ ही नहीं सकते ना, एक्सटॉर्शन का जरिया बना लिया ना। नहीं पूछ ही नहीं सकते ना आप कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं पूछ सकते आप। महिला अगर जाके रेप की स्टेटमेंट लिखवा दे, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कानूनी तौर पे करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। कॉमन नहीं अप्लाई कर रहे, 0% इन्वेस्टिगेशन। और मैं आपको बताऊंगी और केसेस। तो ये गुड़गांव में हुआ। फिर एक परिवार ने अप्रोच किया जबलपुर मध्य प्रदेश से, वहां पे भी एक महिला ने ऐसे अलग अलग लड़कों के ऊपर 6 रेप के केस के मुकदमे करे हुए थे। और आप हैरानी की बात सोचिए नीरज जी, इस लड़की ने पहला जो लड़का था उसको ये धमकी देके कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, उससे जबरदस्ती शादी करी। अच्छा। रेप का केस का मुकदमा लगाया, कॉम्प्रोमाइज किया, उससे शादी करी। शादी करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया, ये बोलते हुए कि इसने तो मुझसे शादी सिर्फ ये रेप के केस से हटने के लिए की थी, इसने तो मेरा रेप किया है। तो 2 उसके ऊपर मुकदमे हो गए। उसके बाद लेकिन शादीशुदा तो वो हो गई, शादी कर ली उसने, डिवोर्स तो नहीं हुआ ना आपका। हाँ। शादीशुदा तो आप हैं। उसके बाद उसने 4 और लड़कों के ऊपर रेप केस लगाया कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। तो मतलब शादीशुदा महिला भी जाके रेप का केस दर्ज करवा रही है कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। इतना ज्यादा रिडिकुलस चीजें हो रही हैं कि हंसी आती है कि आपने फिर अगेन मैं माफ कीजिए क्योंकि सवाल आ रहा है तो रुक नहीं पा रहा हूँ। एक शादीशुदा महिला अगर पुलिस के पास जाकर ये कह रही है कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे पर किया, तो पुलिस उससे पूछ नहीं रही कि तुमने शादी का झांसा लिया क्यों, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि ऐसे एक नहीं 4 केस किए उसने। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं क्वॉश होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट नईम अहमद में और बहुत सारी केसेस में ये बोल चुका है कि शादीशुदा महिला शादी का झांसा नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो क्या हो गया, नीचे एफआईआर तो दर्ज हो रही है, बकायदा दर्ज हो रही है। गाजियाबाद में मैंने एक आदमी को मदद की, उस केस मुकदमे को खत्म भी हम लोगों ने करवाया। महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी इस आदमी के साथ 6 महीने,
और उसके बाद इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। वो बोल रहा है अपने पति से तलाक ले लो, तुम कर लूंगा मैं शादी। हाँ। नहीं, अच्छा। उससे तलाक भी नहीं लेना, तेरे साथ शादी भी करनी है। और वो जाके पुलिस थाने में बैठ रही है कि मेरे को रेप का केस कराना है। पुलिस उसको इतना नहीं बोल सकती कि मैडम आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप कैसे रेप की एफआईआर दर्ज करा रही हैं। करती है पुलिस, एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए। और वो लड़का जो है मारा मारा फिर रहा है। हालांकि थैंक्स टू गाजियाबाद पुलिस, उन्होंने वो केस क्लोज किया, और लेकिन उस महिला ने जो है प्रोटेस्ट पिटिशन वगैरह डाल दी। लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये। नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये सवाल पूछूंगा, ऐसे कई मामलों में हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, कुछ दिन पहले भी था कि ये शादी का झांसा देकर जो आप बात कहते हैं और 6 महीने बाद आप कंप्लेन करते हैं, सही नहीं है। क्या अगर हाई कोर्ट किसी एक केस में इस तरह स्टेटमेंट देता है या उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो बाकी जगह पुलिस की मजबूरी नहीं हो जाती कि उस तरह के केसेस को एंटरटेन ना करे? नहीं, तो फिर उस तरह की ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? पुलिस बिल्कुल बकायदा अच्छी जांच करके, लड़के के भी एविडेंसेस लेके, लड़की अगर कोई प्रूफ देती है तो वो भी साथ में लगा के, एक प्रॉपर एनालिसिस करके, इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी करके, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है, बकायदा कर सकती है। और उसमें ये ग्राउंड्स बता सकती है कि इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, ये महिला कह रही है कि इस दिन इसने शादी का झांसा दिया, लेकिन इससे 4 दिन पहले तो ये ऑलरेडी होटल जा चुके थे। कर सकती है पुलिस, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है और कह सकती है कि प्राइमा फेसी हमारे को नहीं लगता कि ये क्राइम हुआ है, हम इसलिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते, लेकिन नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करती। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक जगह पे सब पुलिस ऑफिसर्स को दिखाई। वहाँ पे काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे को बहुत एडमायर किया कि मैम आप ऐसा काम करिए, हम तो हर रोज़ ये केसेस देखते हैं और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। तो उन्होंने मेरे नंबर ले लिए। तो उसके काफ़ी दिनों बाद एक जनाब का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता था। आपने उस दिन हमारे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि हम फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दें, झूठा केस लग रहा है तो हम कोर्ट में जो है चालान पेश करने की बजाय खारिजी हम लगा दें। पर मैम आप सुनिए मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में महिला बोलती है कि मेरे देवर ने 4 साल पहले मेरा रेप किया था, और कहती है कि इस डेट को किया था। कहते मैम 4 साल पहले उस डेट को दिवाली थी और सब लोग घर पे थे, ऐसे में कोई किसी का रेप कैसे कर सकता है? बिल्कुल। और अगर हुआ था तो ये 4 साल के बाद ये दर्ज करा रही है। तो मुझे साफ पता चला, और उसके बाद भी इनके संबंध बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देवर भाभी पूरा परिवार जो है साथ में थे, फोटोग्राफ्स वगैरह सब उनके परिवार ने मुझे लाके सबूत दे दिए कि ये गलत इल्जाम लगा रही है। तो मैंने फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये रेप का जो मुकदमा है ये झूठा प्रतीत हो रहा है। मैंने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी। जज मुझे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि ये रेप नहीं हुआ है? मैं डीजीपी को तुम्हारी शिकायत करूंगा। बताइए।